सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं कनिका गोयल एक बार पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। आज हम आपकी प्रथम पाठ्य पुस्तक आरोह के द्वितीय अध्याय पतंग नामक कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं श्री आलोक धनवा। पतंग, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, एक बेहद रोचक विषय है जिनमें बच्चों की मनोभावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को दर्शाया गया होगा। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व कवि आलोक धनवा के बारे में दो पंक्तियां इस प्रकार हैं कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है। मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। कवि आलोक धनवा की ये पंक्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुईं और इन पंक्तियों से ये पता चलता है कि उनकी शैली बेहद खोजी रही है, खोज पूर्ण शैली उनकी रही है। हमेशा कुछ ना कुछ वो तलाशते रहे, अन्वेषण करते रहे। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व कवि का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता यानी गेस्ट लेक्चरर के रूप में भागीदारी की है। इनकी पहली कविता, जिसका शीर्षक है जनता का आदमी, सन 1972 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह 1998 में दुनिया रोज़ बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं। काव्यगत विशेषताएं इनकी इस प्रकार हैं। कवि की सन 1972 से 73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही है। आलोचकों का यानी क्रिटिसाइज करने वालों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है, यानी कि जो कुछ भी इन्होंने लिखा है वो शायद अभी तक लोगों ने बेहतरीन तरीके से परखा नहीं है। इसी कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं। बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि एक बच्चे के मन की जो भावनाएं हैं, उसकी जो मानसिकता है, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसे आप कहते हैं, उसे ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण है। कवि ने भाषा शैली के लिहाज से अगर देखा जाए तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का अर्थात प्रतीक या सिंबल का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सरल और सहज है। इन्होंने कई अलंकारों का बेहद कुशलता के साथ और सुंदरता के साथ प्रयोग किया है। तो आइए
हम आज पार्ट 2 पतंग का अध्ययन करते हैं, लेकिन उससे पूर्व पतंग की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों से ओत प्रोत पतंग आलोक धनवा जी की एक लंबी कविता का अंश है, जिसमें कवि ने बताया है कि यह पतंग बच्चों की उमंगों का रंगीन सपना है। आसमान में ऊंची उड़ती पतंगें बाल मन को आकर्षित करती हैं, साथ ही उन्हें ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित भी करती है। बच्चे केवल ऊंचाइयों की सीमाओं को छूना ही नहीं चाहते, वरन उनके पार भी जाना चाहते हैं। पतंग उड़ाना हर बच्चे का सपना होता है। बच्चे गिरते हैं, गिरकर उठते हैं, उठकर संभलते हैं और फिर नई पतंग और उमंग के साथ मैदान में डटकर खड़े हो जाते हैं। यही जिजीविषा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो आइए कविता के बारे में विस्तार से जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण है। बाल क्रियाकलापों और प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है। दिशाओं के मृदंग बजते हैं, मृदंग अर्थात वाद्य यंत्र। जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर, अपने डर पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद शरद के उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो इस प्रकार अब हम कविता का सार जानेंगे। कवि कहता है कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आई। इस मौसम में चमकीली धूप थी, उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। मौसम साफ हो गया और आकाश मुलायम हो गया। बच्चे पतंगे उड़ाने लगे और सीटियां और किलकारियां मारने लगे, जैसा कि आमतौर पर हम पतंग के समय जो दृश्य देखते हैं उसे ही यहाँ पर कवि ने साकार किया है। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हों। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट और खरोंच अधिक असर नहीं डालती। उनके पैरों में बेचैनी होती है, जिसके कारण वे सारी धरती को नापना चाहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं, मानो छतें नरम हो। खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ साथ उड़ते से लगते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। इसके बाद इनमें साहस और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। तो अब हम पहले पद की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए
कि पतंग सबसे ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो प्रथम पद में कुछ शब्दार्थ आए हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भादो यानी भादो मास हमारे हिंदी माह के नाम के अंतर्गत आता है, या इसे अंधेरे के रूप में भी लिया जा सकता है। शरद शरद ऋतु को दर्शा रहा है और उजाला या प्रकाश का प्रतीक है। झुंड यानी समूह, इशारों से, संकेतों से, मुलायम, कोमल, रंग बिरंगी यानी रंगीन। बांस एक प्रकार की लकड़ी, जैसा कि आप यहाँ पतंग के चित्र में देख रहे हैं कि एक आकार देने के लिए बांस की पतली सी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, उसे यहाँ पर बांस कहा जा रहा है। नाजुक यानी कोमल और किलकारी मारना यानी खुशी में चिल्लाना। इसके भावार्थ की ओर चलते हैं। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे अब समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ, अर्थात भाद्रपद जो है वो जा रहा है और शरद ऋतु का आगमन यहाँ दर्शाया गया है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि सूर्योदय की जो लालिमा है उसकी तुलना की जा रही है खरगोश की आंखों से। तो इस प्रकार यहाँ पर उपमा अलंकार भी आ रहा है। कवि शरद का मानवीकरण करता है, यानी यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है, और कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। यहाँ वह से तात्पर्य क्या रहेगा? वह अर्थात शरद ऋतु। शरद ऋतु को एक छोटे से बालक की तरह दिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार एक बच्चा पतंग उड़ाने के लिए जब बहुत खुश होता है तो वो अपने पतंग की और अपने बाहर जाने की सूचना या अपनी खुशी का इजहार करने के लिए अपने दोस्तों को जैसे आकर्षित करता है, वैसे ही यहाँ पर शरद ऋतु भी कर रही है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, अर्थात पतंग को वो नई ऊंचाइयां देना चाहता है। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती है। बच्चे भी तितलियों की भांति कमजोर न होकर के कोमल और नाजुक होते हैं। पद के दूसरे भाग में चलते हैं कि जन्म से ही लाते हैं वे अपने साथ कपास। कपास रुई के लिए कहा गया है, कॉटन के लिए, कि वो कितनी बेहद मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे।
जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं कि एक छत पर दृश्य दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर 3-4 बालक एकत्र हैं और वे पतंगबाजी में व्यस्त हैं। पतंगबाजी के दौरान आप देख रहे हैं कि आकाश एकदम स्वच्छ साफ दिखाया जा रहा है और काफ़ी सारी पतंगे भी उड़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन जिस समय यह बालक पतंग उड़ाने में व्यस्त है, उस समय वो छत के खतरनाक किनारों तक भी पहुंच चुके हैं, पर उसमें वे इतने मग्न हैं कि उन्हें खतरों का एहसास तक नहीं रहता। और इसमें आपने देखा कपास शब्द आया है उनकी कोमलता के लिए, जैसा कि यहाँ चित्र में भी आप देख रहे हैं। कपास एकदम नर्म मुलायम सा कॉटन जिसको आप कहते हैं, और वैसा ही शरीर यहाँ छोटे बच्चों का दिखाया है कि जिस समय बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उस समय वो बहुत ही कोमल रहते हैं। उनकी त्वचा बेहद संवेदनशील है, नाजुक है, इसलिए कपास से उनके शरीर की तुलना की जा रही है। इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं, देखते हैं। कपास, इस शब्द का प्रयोग कोमल और नरम अनुभूति के लिए हुआ है। बेसुध का अर्थ है मस्त। मृदंग, ढोल जैसा वाद्य यंत्र, जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं। पेंगे भरना यानी झूला झूलना, चित्र यहाँ दर्शाया गया है जिसमें भगवान कृष्ण और राधा जी हैं जो कि झूला झूल रहे हैं। उसके लिए यहाँ कविता में शब्द आया है पेंग भरना। डाल से तात्पर्य है शाखा। लचीला वेग यानी लचीली गति। अक्सर अर्थात प्रायः। रोमांचित यानी पुलकित। महज यानी केवल या सिर्फ। दूसरे पद के भावार्थ की ओर चलते हैं। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, उसकी लोच अर्थात लचीलापन आदि लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है, उत्सुक रहती है, बेचैन रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से मानो छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचाप यानी पैर की जो ध्वनि है, पैर उठाकर दूसरे स्थान पर रखने की या चलने की जो ध्वनि है, उसके लिए शब्द हुआ है इस्तेमाल पदचाप। तो उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में एक पेड़ की डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान और उसकी ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल एक डोर के सहारे थाम लिया हो। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि कवि बेहद बारीकी से बच्चों के पसंदीदा खेल पतंगबाजी को यहाँ पर सूक्ष्मता के साथ समझाने का और स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इसके तीसरे पद की ओर चलते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। वे से तात्पर्य है छोटे बालक। अपने रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो तीसरे पद में दो शब्दार्थ हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण है। रंध्र यानी सुराख, या आप सरल शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसे रोएं कहेंगे, जो हमारी त्वचा पर, हमारे शरीर की जो त्वचा है उस पर जो रंध्र हैं, सुराख हैं, उसे बताया गया है।
सुनहले सूरज से तात्पर्य है सुनहरा सूर्य। कवि इसके भावार्थ में कहते हैं कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर उठकर आते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है और पृथ्वी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। मानो पृथ्वी स्वयं चाहती है कि आज ये बालक पतंग उड़ाते उड़ाते दौड़ते दौड़ते पूरी पृथ्वी को अपने पैरों से नाप ले। काव्य सौंदर्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने प्रस्तुत हैं। कवि ने बिंबात्मक अर्थात प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हुए शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया गया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति हुई है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। शब्दावली मिश्रित रखी गई है और पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। और अंतिम बिंदु है मुक्त छंद का प्रयोग। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रकृति जो परिवर्तन का एक हिस्सा है, एक मौसम आता है तो दूसरा जाता भी है और समय के साथ साथ प्रत्येक स्थितियां भी बदलती हैं और हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको पतंग की मूल विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।